हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेशवाल। वेलकम टू डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? आज के इस लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, फर्स्ट अपना तीसरा नंबर चैप्टर है, हमें संसद क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। पहली बात तो संसद होती क्या है, कहाँ पर होती है, इसके अंदर कौन बैठते हैं, कैसे बनती है, क्या हमारी ये रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो इन सभी क्वेश्चनों के अंदर उत्तर पाएंगे हम इस चैप्टर से। तो आपने दोस्तों बचपन के अंदर एक नाम तो सुना होगा कि संसद के अंदर अधिकतम लोग 552 बैठ सकते हैं, बैठते 545 है, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 543 लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से आपने कुछ ऐसा जरूर सुना होगा। तो अब पक्का याद करवाना वो मेरा काम है। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन ले लेनी है, बैठ जाना है और आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मैं ऐसी चीजें करवाऊंगा। 6 और 7 क्लास के अंदर कुछ चीजें आपकी छूट चुकी है। मेरे हिसाब से आपने 6 और 7 के अंदर अगर अच्छे से पढ़ा है फिर तो याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। इस चैप्टर के अंदर मैं 6 और 7 को इंक्लूड कर आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ाऊंगा और आपको इस चैप्टर के अंदर जरा सा भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। हर एक चीज सिखा दूंगा कि चुनाव कैसे होता है, एमएलए कैसे बनता है, एमपी कैसे बनता है। वैसे तो इस चैप्टर में आप एमपी सीखने वाले थे कि एमपी और पीएम कैसे बनते हैं, पर मैं आपको राज्य सरकार के बारे में बता दूंगा भी, एमएलए कैसे बनती है, विधायक कैसे बनती है, होता कौन है विधायक, एमएलए कौन होता है, विधान परिषद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यपाल क्या होता है, सभी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर के अंदर। अदरवाइज आपको कहीं पर भी ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा जिसके अंदर एक साथ में बताया गया हो कि आपको हर एक चीज, जैसे कि कंफ्यूजिंग होता है ना एक विधान, अब आपको पेपर में आ जाए विधानसभा पर लिखिए, विधान परिषद पर लिखिए, विधानमंडल पर लिखिए, आप भी सोचने लग जाओ कि यार ये तीनों एक जैसे ही है, क्या इस पर लिखूं, पता ही नहीं चल रहा है। पर आपके इस कंफ्यूजन को इस चैप्टर के अंदर दूर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आज आपको कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना है। कॉपी और पेन के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी करवाकर साइड में हो जाऊं तो आप उसको रीड आउट कर लीजिए। ओके, तो अब अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे पुलिस की करो, चाहे फौज की करो, चाहे आईएएस की करो, चाहे पीसीएस की करो, किसी भी तरह की करो आप, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि पॉलिटिकल के नींव भी इन चैप्टरों से होती है। तो सरकार वाले चैप्टर तो आपको उंगलियों पर होने चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे। शुरुआत आपको पता है कि इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट अपना इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह लोग सरकार का चुनाव करते हैं। लोग सरकार का चुनाव करते हैं। पहली बात तो सरकार होती क्या है ये भी अपने जाने की, कि सरकार होती क्या है। फिर लोग सरकार का चुनाव करते कैसे हैं ये अपने देखेंगे। चुनाव प्रक्रिया भी देखेंगे। लोग सरकार के कार्यों में कैसे सहभागी बनते हैं, यानी कि सरकार जो कार्य करती है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं लोग। फिर संसद क्या है, व्हाट इज द पार्लियामेंट, ये देखेंगे। इसमें कौन होता है, इसमें कौन लोग बैठते हैं, ये देखेंगे। किस तरह संसद सरकार के कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है, यानी कि संसद सरकार जो कार्य करती है, अगर गलत कार्य करती है तो किस प्रकार उसको रोकती है, ये अपने इस चैप्टर में देखेंगे। आपको एक एक छोटी सी छोटी जानकारी इस चैप्टर के अंदर मैं दे दूंगा। ये चैप्टर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि छोटा हो, बट दोस्तों समझाने के अंदर ये चैप्टर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर इतना नॉलेज नहीं है जितना मैं इस चैप्टर में देने वाला हूं। क्योंकि हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा तो ये चैप्टर ऑब्वियसली बड़ा तो होगा, क्योंकि दोस्तों आपको एक एक बेसिक चीज़ें सिखानी है। क्योंकि मुझे पता है कि 6 और 7 क्लास का बच्चा नहीं ध्यान देता है प्रॉपर। तो अब 8 क्लास में आ चुके हो तो आपको 6 और 7 का साथ में इंक्लूड कर 8 क्लास के अंदर, यानी पीछे जो आपका छूट चुका है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो आपको 8 क्लास में मिल जाएगा। और अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन वाले के लिए तो ये सोने का सुहागा होगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चुनाव हो गया, छोटी छोटी चीज आपको सिखा दूंगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये चैप्टर अपने इस चैप्टर के अंदर ये कुछ पढ़ेंगे। तो आपको इस ऐसे मान लीजिए कि 8वीं बुक्स के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर है तो ये है, और इससे अगला है। 2 ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप सारा का सारा यहाँ पर कंसंट्रेट करके रखना है इस चैप्टर के ऊपर, ध्यान अपने। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।
तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर ये देखते हैं कि इस चैप्टर में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद में लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, किस लिए लोगों को भाई फैसला लेना चाहिए, किस लिए फैसले के अंदर अपने आप का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, किस लिए, तो वो ये भी देखेंगे। फिर लोग और उनके प्रतिनिधि, किस प्रकार लोग होते हैं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो ये देखेंगे। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चुनाव देखेंगे। यहाँ पर भी केंद्र सरकार का चुनाव कैसे होता है, राज्य सरकार का चुनाव कैसे होता है, पीएम और यहाँ पर एमपी कैसे बनते हैं, एमएलए और सीएम कैसे बनते हैं, ये सब अपने इन दोनों के अंदर देखेंगे। फिर गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार, तो इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। फिर सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। सरकार को नियंत्रण कौन करता है, मार्गदर्शन कौन देता है तो कैसे देता है, ये अपने 7 नंबर पॉइंट में जानेंगे। एंड 8 नंबर, संसद में कौन लोग होते हैं, कौन होता है, पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं, तो ये सब जानेंगे अपने यहाँ पर इन 8 पॉइंटों के अंदर। और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको इसे उंगलियों पर रटाना है। ओके दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एंड राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जहां पर नोट करने की आवश्यकता होगी वहां पर मैं अपने आप बता दूंगा, तो आप को लास्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर के अंदर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर बताता रहूँगा कि यहाँ पर नोट कर लीजिए और बस आपकी उंगलियों पर इस चैप्टर को करवाना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अब तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए भाई लोगों को फैसला, यहाँ पर किस लिए लेना चाहिए, ये हम थोड़ा सा आपको अतीत के अंदर लेके चलते हैं, उससे आपको जानने के अंदर आसानी होगी। जैसे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, है ना, इसके अंदर कोई नो डाउट। फिर आगे इसमें तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोगों ने भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता और तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। यानी कि क्या है, जो यहाँ पर आज़ादी मिली थी, यहाँ पर ऐसे थाली में सजाकर तो मिली नहीं थी कि ये ले लो भाई आज़ादी, यहाँ पर स्वतंत्रता ले लो, फ्रीडम मिल रही है ले लो, तो उसके लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था, ये आपको भी पता है, इसके अंदर नो डाउट। ओके, तो अगर इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा था तो किसी एक जाति ने, किसी एक धर्म ने तो किया नहीं था, सभी धर्मों ने किया था, सभी जातियों ने किया था यहाँ पर। तो संघर्ष के अंदर क्या हुआ था, वे संघर्ष क्यों किया था, मेन बात है यहाँ पर संघर्ष किया सभी को पता है, लेकिन संघर्ष क्यों किया, किस लिए किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था ना, स्वतंत्रता का पता था भी, हमें अगर संघर्ष करेंगे तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, जो हमें इक्वलिटी नहीं मिल पा रही है, जैसे गोरे लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती थी, हम भारतीयों को नहीं मिलती थी, तो उनको पता था स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, और निर्णय प्रक्रिया यानी कि कोई भी डिसीजन लेंगे तो हमारा भी निर्णय उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, यानी कि हमारा निर्णय का भी कोई योगदान होगा। तो ऐसी कुछ उम्मीद थी उन्हें कि हमें, जैसे हम अगर संघर्ष करेंगे अंग्रेजों से तो हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, हमें यहाँ पर समानता मिल जाएगी, हम भी निर्णय ले सकेंगे, खुद के डिसीजन ले सकेंगे, कुछ आशंका थी, कुछ उन्हें उम्मीद थी, इसी उम्मीद के साथ में उन्होंने संघर्ष किया था, है ना दोस्तों, कुछ ऐसा ही होगा भी, उन्हें उम्मीद थी तभी तो संघर्ष किया था। अब आपको यार कोई उम्मीद होगी गवर्नमेंट जॉब लगने की, आपको आईएएस बनने की, आपको अगर उम्मीद है तभी तो स्टडी कर रहे हो, अगर आपको उम्मीद ही नहीं होगी तो क्यों करोगे आप। वैसे ही यहाँ पर इन लोगों को उम्मीद थी स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने की, इसलिए इन्होंने संघर्ष किया और इनको स्वतंत्रता, समानता, निर्णय में भागीदारी मिली। फिर आगे, औपनिवेशिक शासन में लोग सरकार के निर्णयों से असहमत थे, लेकिन आलोचना करने पर वे भारी सजा पाते थे। जो औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक शासन का मतलब जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, ओके, ब्रिटिश लोगों का शासन था, तब भारत के लोग उनसे असंतुष्ट थे, उनके किसी भी काम से संतुष्ट नहीं थे। बट वो कर क्या सकते थे, अगर उनके आलोचना करते, उनके किसी काम को मना करते तो उनको भारी सजा मिलती थी, पात्र होना पड़ता था, कई कई दिनों तक रोटियां नहीं मिलती थी, कोड़े खाने पड़ते थे, परिवारों को भूखा रहना पड़ता था सभी को। तो अब असंतुष्ट है भी तो कर क्या सकते हैं, उनके पास में कोई फ्रीडम तो है नहीं भी किसी की जाकर यहाँ पर आलोचना कर दो या फिर कोई और है, अब वाला सिस्टम तो था नहीं वहाँ पर कि कोई आलोचना करोगे और तुम्हें शाबाशी मिलेगी। तो वहाँ पर भारी मारपीट, कई बार तो जान से मार दिया जाता था अगर आलोचना करोगे, तो कुछ ऐसा सिस्टम था, उन्हें फ्रीडम नहीं थी उस समय। फिर आगे,
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग रखी। जब 1885 आया, 1885 का दौर था, तब क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन थे, यहाँ पर ऐसे नेता उभर कर आए जो ब्रिटिश लोगों की यहाँ पर आलोचना कर सकते थे, ये खुलेआम आलोचना करते थे उनकी, और इनको सजा भी मिलती थी। ऐसी बात नहीं है कि सजा नहीं मिलती थी, बट ये ऐसी है ना कि इनको जीवन से प्यार नहीं था, इनको स्वतंत्रता से प्यार था। ये कहते थे कि हम मर जाएंगे पर किसी की गुलामी नहीं करेंगे, ऐसे लोग थे। तो अब इतने लोग थे, इनको मारा भी, सब कुछ किया, पर ये भी एक ढीठ थे। एक नाम सुना होगा ना, मिस ढीठ वर्ड, तो ये भी एक जिद्दी थे, ठीक है। तो इन्होंने मार भी खाई, सब कुछ खाया। तो इन्होंने, इनके अंदर भी अब कौन आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर यहाँ पर कौन आ गया, पढ़े लिखे लोग। देखिए दोस्तों, एक होता है बॉडी बिल्डर, पावरफुल लोग, यानी कि जिनकी बॉडी ज्यादा होती है, पर बॉडी से ज्यादा कहीं ज्यादा पावरफुल होता है दिमाग। तभी तो कहते हैं ना सभी एजुकेट बनो, शिक्षित बनो, क्योंकि दिमाग की जो पावर होती है वो बॉडी से कई गुना ज्यादा होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर कौन आ चुके थे, यहाँ पर गांधी आ चुका था, जवाहरलाल नेहरू आ चुके थे। ये ऐसे नेता थे जो यहाँ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे यहाँ पर। तो इनके पास में इतना नॉलेज था, ये वकील थे सारे के सारे, तो इनको इतना नॉलेज था कि ये आराम से आलोचना कर सकते थे उनकी, और इनको कोई सजा मिलती, ऐसी बात नहीं है कि सजा नहीं मिलती। अब गांधी जी है तो कितनी बार जेल गए थे, सजा भी मिलती थी इनको, बट उस सजा को सहन करने के बाद में फिर भी ये आलोचना करते, क्योंकि इनको पता था कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। और कहीं ना कहीं उनके जो लोग होते थे वो भी समझते थे कि ये सही कह रही हैं। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। तब 1885 के अंदर क्या हुआ था, 1885 के अंदर, 1885 के अंदर यहाँ पर इन्होंने मांग रखी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की। विधायिका क्या होती है, अब विधायिका यानी कि सरकार, मान सकते हो कि सरकार के अंदर हमारे भी कुछ यहाँ पर लोग बैठे, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटिश लोग होते थे, ब्रिटिश लोग की सरकार ही सारे डिसीजन लेती थी कि भारतीयों को क्या करना है क्या नहीं करने हैं। तो वो जैसे डिसीजन लेती वैसे भारतीय लोग करते। बट यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू या नेहरू और यहाँ पर गांधी जी, तो इन्होंने ये मांग रख दी कि अब से सरकार के अंदर हमारे भी लोग बैठेंगे, कुछ लोगों को, हमारे भी लोगों को हिस्सा दिया जाए, हमारे भी लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो हम भी बैठेंगे इसके अंदर। तो ये मांग रखी थी 1885 के अंदर। ओके दोस्तों, फिर आगे यहाँ पर क्या हुआ था, फिर आगे उन्होंने कहा था विधायिका सरकार के अंदर तो बैठेंगे, साथ में ये बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार मांगा था। बजट क्या होता है, अब बजट, अब समझिए कि एक साल के अंदर कितना खर्चा लगता है, भी काम पर खर्चा लगा है, कितना लगा है टोटल, तो उसका ब्यौरा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा है, काम पर लग रहा है, काम पर नहीं लग रहा, तो इसके बारे में जानकारी हमें भी मिलनी चाहिए। अब मान लो कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पर लगा रही है, कहाँ पर बर्बाद कर रही है, तो उसको जानने का आपको हक होना चाहिए, आपको हक है। इस समय आप अगर बजट मांगोगे भारत का तो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, और देती भी है सरकार हर वर्ष। तो यहाँ पर उस समय नहीं था कि बजट नहीं देती थी, तो भारत के लोगों ने यहाँ पर बजट मांगा कि हमें भी बजट देखने का अधिकार होना है, बजट देखने का अधिकार है, हमें भी बजट दिखाया जाए, भी कहाँ पर हमारा पैसा लगाया जा रहा है सारा का सारा। तो ये दो अधिकार मांगे थे। पहला कि सरकार के अंदर, इनके अंदर बैठे सरकार, हमारी जैसे ब्रिटिश की सरकार है तो ब्रिटिश की सरकार के अंदर भारत के कुछ लोग बैठेंगे तथा बजट पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आगे अंत के अंदर क्या हुआ था, अंत के अंदर सारी कहानी के बाद में, होने के बाद में संविधान में वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी के मिलने के बाद में यहाँ पर क्या किया गया, वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। अब वयस्क मताधिकार का सिद्धांत क्या होता है, वयस्क का मतलब होता है 18 साल से जो प्लस में व्यक्ति हो। अगर आपकी एज 18 साल से प्लस में है तो आप वयस्क नागरिक हो। ओके, कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, एनीवेयर। ओके, यहाँ पर तो लड़का हो या लड़की हो तो 18 साल से जो प्लस में हो गए हो वयस्क होगा। तो मताधिकार का क्या मतलब होता है, वोट डालने का अधिकार, यानी कि 18 साल से प्लस वाले प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा से इसको लिंक कर देता हूं मैं इसको एक चुटकी के अंदर। देखिए, हमने यहाँ पर पहले पढ़ा था लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। इसके अतीत के अंदर मैं आपको हिस्ट्री के अंदर ले गया। हिस्ट्री के अंदर ले जाने का मतलब यही था मेरा कि आपको पहले हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि हमारे साथ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था।
फैसला लेना सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, जिससे कि आप घर के अंदर रह रहे हो, अगर आपको फैसला ना लेने दिया जाए, जैसे कि आपको अब घर के अंदर रह रहे हो, बाय द वे मान लो किसी और के घर में रह रहे हो, वहाँ पर आपको ये चुनने का अधिकार ना हो कि हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है, सारा काम कोई और यहाँ पर आपका तय करे भी तुमको ये काम करना है तुमको ये काम करना है, और तुम्हें कोई निर्णय का अधिकार ही ना दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो इसलिए अपना डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये वाला लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, तो इसीलिए लोगों को फैसला लेना चाहिए कि हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम स्वतंत्र हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लेकर गया था कि पहले जब हम गुलाम हुआ करते थे औपनिवेशिक शासन, तो हमें यहाँ पर फैसला लेने का अधिकार नहीं था, डिसीजन लेने का, जैसा वो कहते थे वैसा ही हम करते थे। फिर क्या हुआ था, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आ गए तो इन्होंने अधिकार मांगा, और अधिकार मांगा तो अधिकार मिला भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में जब भारत आजाद हो गया तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। तो इसलिए डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और डिसीजन हर व्यक्ति को लेना चाहिए सही सही। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की पावर आपने देख लिया, तो आप भी आज से पढ़ोगे लिखोगे और बड़े व्यक्ति बनोगे अच्छी सोच के। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इस पॉइंट में अपने यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का चुनाव देखेंगे, कैसे सीएम पीएम में एमएलए और अदर जो यहाँ पर मंत्री हैं वो किससे बनती हैं, ये सब जानेंगे अपने इस पार्ट के अंदर। तो देखिए दोस्तों इस पार्ट के अंदर आपको जरा सी भी कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, आपको एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर मैं 6, 7, 8 तीनों क्लासों को यहाँ पर इंक्लूड कर इसी एक पार्ट के अंदर बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे समझ लीजिए कि ये पार्ट आपके इस चैप्टर का, इस बुक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप इसके अंदर कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, तो आप इसके अंदर बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे, और मैं अपना पूरा 100% दूंगा आपको इसमें समझाने का। सो इसीलिए यहाँ पर आराम से इसको करेंगे, कोई बात नहीं है, टाइम लगता है लगने दो, बट ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। सो हम करते हैं, आपको बेसिक से चीज समझाता हूं। देखिए वैसे तो 6, 7 और 8 तीन क्लासों के अंदर ये समझाई जाती है, बट मैं आपको इस एक पार्ट के अंदर हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। 6, 7 और 8 को इंक्लूड करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सरकार, जब सरकार का मीन्स आता है तो सरकार के 3 लेवल होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर सरकार के बारे में ऑल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सरकार यानी गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट जो होती है इसके 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन सी होते हैं, यहाँ पर ये देखिए 3 स्तर कौन से होते हैं। एक होती है लोकल लेवल, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होती है। लोकल लेवल के बाद में होती है एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट, किस पर, स्टेट लेवल पर। एंड एक होती है सेंट्रल लेवल की। तो 3 स्तर पर कार्य करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है, पहले तो यही जान लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट कुछ लोग होते हैं जो कानूनी रूप से चुने जाते हैं। क्या है, गवर्नमेंट कुछ लोग होते हैं जो कानूनी रूप से चुने जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये लोग करते हैं देश को चलाने के लिए, देश के नियम बनाते हैं, देश को कैसे चलाना है, देश का प्रशासन कैसे चलना है, अगर देश में कुछ गलत काम कर रहा है उसको दंड कैसे देना है, तो ये सारा डिसाइड कौन करता है, सरकार करता है। और इन कुछ लोगों को क्या कहते हैं, सरकार कहती हैं। तो इस सरकार के 3 स्तर होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। तो लोकल लेवल कहते हैं स्थानीय सरकार को, किसको कहते हैं, स्थानीय सरकार को। ये नोट करते चलिए दोस्तों यहाँ पर, स्थानीय सरकार को। स्टेट लेवल किसको कहते हैं, राज्य सरकार को, किसको कहते हैं, राज्य सरकार को। ओके, एंड ये किसे कहते हैं, सेंट्रल लेवल कहते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार कुछ भी कह दो आप, यानी कि राष्ट्र की सरकार या केंद्र सरकार एक ही बात होती है। तो अब आप कहोगे कि सर लोकल लेवल में कौन आता है, तो लोकल लेवल के अंदर दोस्तों यहाँ पर कौन आ जाता है, यहाँ पर लोकल लेवल के अंदर आ जाते हैं जैसे गांव हो गए, सिटी हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये सारा आ जाता है इसके अंदर, गांव, शहर, जिला इसके अंदर आ जाता है। राज्य लेवल में क्या आते हैं, राज्य आ जाते हैं। राज्य कौन सी, लाइक यहाँ पर राजस्थान हो गया, एंड तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, कुछ भी लिख दो दोस्तों यहाँ पर,
यहाँ पर ये सारे राज्य आ जाएंगे। एंड सेंटर लेवल के अंदर क्या आता है, सेंटर लेवल के अंदर, सेंटर के अंदर यानी राष्ट्रीय सरकार का मतलब हर एक कंट्री। तो जैसे भारत हो गया तो अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय अकेला, अदरवाइज और भी आ सकता है, कोई भी कंट्री ले लो, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कोई भी ले लो यहाँ पर, तो सभी आ जाएंगे। बट अपने यहाँ पर केंद्र सरकार के अंदर भारत के पढ़ेंगे तो अकेला भारत। ओके दोस्तों, तो ये आपने यहाँ पर क्या समझा, ये समझा कि सरकार के 3 स्तर होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। 3 स्तर होते हैं, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, 3 स्तरों पर काम करती है। तो आप क्वेश्चन करोगे सर तीन स्तर क्यों बनाए हैं सरकार के? भाई इसलिए बनाई हैं क्योंकि केंद्र सरकार बैठती है दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर कुछ लोग बैठकर अगर पूरे देश को चलाएंगे, इतने बड़े देश को चलाएंगे, तो अब ऐसा अजीब सा नहीं लगेगा कि कुछ लोग मिलकर इतने पूरे बड़े देश को कैसे चला सकते हैं? अब आप गांव के अंदर बैठे हो तो आपकी प्रॉब्लम का पता उनको कैसे चलेगा? जो दिल्ली के अंदर इतने दूरी पर बैठे हैं लोग, उनको कैसे पता चलेगा गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको तो अपने दिल्ली का नहीं पता होगा, आपका कैसा पता चलेगा? तो इसलिए क्या किया है सरकार ने, यहाँ पर 3 लोगों को खड़ा कर दिया है, 3 लोग खड़े कर दिए हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे आप यहाँ पर बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, तो आप क्या करोगे, लोगों को आगे रखोगे ना। तो इसने 3 मेंबर बना दिए कि 3 लोगों में अपने काम को 3 लोगों में डिवाइड कर दिया कि पहले वाला बंदा किसको, गांव, सिटी और डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करेगा, एंड दूसरे वाला किसको, ये राज्य को हैंडल करेगा, और तीसरा पूरी की पूरी कंट्री को हैंडल करेगा। यानी कि सबसे ज्यादा पावर इसके पास में होगी, उससे कम पावर इसके पास में, फिर उससे कम पावर इसके पास में। तो ये आदेश केंद्र सरकार आदेश देगा राज्य सरकार को कि तुम अपने राज्य में ये करो, एंड राज्य सरकार आदेश देगा इस स्थानीय सरकार को कि तुम गांव, सिटी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन लाओ, सड़कें बनाओ, हर एक चीज बनाओ। तो ये सिस्टम होगा। ओके दोस्तों, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं इससे थोड़ा नेक्स्ट। तो अब इसको यहाँ पर रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के बाद में आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो ये थे लोकल लेवल। ओके दोस्तों, एंड ये समझने के बाद में अब आपको आगे समझाता हूं कुछ और, सरकार, गवर्नमेंट। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब यहां पर ये तो आपको समझ में आ गया, बट सरकार के 3 अंग भी होते हैं दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए। सरकार के 3 अंग भी होते हैं। कौन से अंग होते हैं सरकार के 3? गवर्नमेंट के। तो सरकार है जो, सरकार के 3 अंग भी बनाए गए हैं। कौन कौन से, यहां पर देखिए। पहले को कहते हैं विधायिका, ठीक है। दूसरा होता है यहां पर कार्यपालिका, एंड तीसरा होता है यहां पर न्यायपालिका। तो पहला लेजिस्लेचर, उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। ओके दोस्तों, तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एंड इसको कहते हैं जुडिशरी। तो ये 3 यहां पर अंग होते हैं। वो क्या थे, वो स्तर से, ये क्या है, अंग है। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अगर सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, यहां पर दिल्ली में अगर सरकार बैठी है, तो अब सरकार ही सारे निर्णय लेने लग गई, तो सरकार तो तानाशाह बन गई ना। वही सिस्टम हो गया कि पहले जो यहाँ पर राजा हुआ करता था तो राजा सारे डिसीजन लेता था, वैसे ही यहाँ पर अब सरकार हो गई, तो उसमें राजा में तानाशाह और यहाँ पर लोकतंत्र में क्या फर्क रह गया? तो फर्क है भाई, जो तानाशाह होता था वो सिर्फ एक राजा निर्णय लेता था, लेकिन यहाँ पर सरकार 3 प्रकार की है। ठीक है, तो सरकार के 3 टुकड़े कर दिए यहाँ पर कि सरकार एक ही व्यक्ति यहाँ पर निर्णय नहीं ले पाएगा, इन तीनों की सहमति होगी तभी वो निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका कानून बनाती है। कानून, ये विधायिका के अंदर कौन लोग होते हैं? विधायिका के अंदर लोग होते हैं जो हम चुनते हैं, यानी कि लोग, जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं वो यहाँ पर विधायिका में आकर बैठते हैं। यहाँ पर विधायिका में आकर बैठेंगे, वो कानून बनाएंगे। अब अगर हमने अपने एरिया के लोग को भेजा है, जैसे मान लो
कि हमारे गांव के अंदर या आप जिस मोहल्ले के अंदर रहते हो उसका आपको ऐसे व्यक्ति को वहां पर भेज दिया जिस पर आपको पूर्ण विश्वास था कि आपके गांव को वो अच्छा बनाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को आपने यहाँ पर भेज दिया तो वो ऑब्वियसली बनाएगा भाई। अपने गांव है, अपना क्षेत्र है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए हर प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा, हर कानून बनाएगा। तो वैसे ही इस यहाँ पर हर क्षेत्र से, भारत के हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो वो अपने अपने एरिया को अच्छा बनाएंगे, यहाँ पर जो कमियां होगी वो यहाँ पर उजागर करेंगे और उजागर करने के बाद में उसे अच्छा बनाने के लिए कानून भी बनाएंगे। तो यहाँ पर कानून बनाते हैं, यानी कि विधायिका के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और यहाँ पर आकर कानून बनाते हैं। ठीक है। अब कार्यपालिका के अंदर भी क्या होते हैं, कार्यपालिका के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं। क्या करते हैं? कानूनों को लागू करते हैं, यहाँ पर लागू करते हैं ये कानूनों को यहाँ पर लागू कर दिया। लागू करने के अंदर आप क्या मीन समझते हो? कार्यपालिका के अंदर कौन होगा? कार्यपालिका के अंदर जैसे कि मान लो, वैसे मैं आपको डिटेल के अंदर थोड़ा आगे बाद में समझाऊंगा, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कार्यपालिका के अंदर जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस हर एक जितने भी यहाँ पर नौकरशाही हो गए वो सारे कार्यपालिका के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। नौकरशाही के अंदर ब्यूरोक्रेट हो गए जो सारे, इसमें आईएएस है, आईपीएस है, फौजी है यहाँ पर, या फिर कोई पुलिस है, तो सारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक कि पीएम सीएम, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा कार्यपालिका के अंदर। अब कहोगे कि पीएम और सीएम वो तो यहाँ पर आना चाहिए, वो मैं आपका डाउट दूर करूंगा। यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। और न्यायपालिका में ऐसे लोग आ जाते हैं। न्यायपालिका के अंदर कौन होते हैं? न्यायपालिका के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो न्याय करते हैं। न्याय का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कौन आ जाएगा न्यायपालिका के अंदर? न्यायपालिका के अंदर आ जाएंगे जज। ठीक है, जज आ जाएंगे जो यहाँ पर न्याय करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप दो चीजें समझ चुके हो, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लोकल लेवल, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। ओके। फिर आप सरकार के अंग पढ़ चुके हो। सरकार के अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपका बेस हो चुका है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अब आगे चलते हैं। अब आगे मेन जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपको समझना है। ये ऐसे समझ लीजिए कि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट था, सो मैंने बेक, ये वैसे तो 6 क्लास में हो जाता है दोस्तों, 6 क्लास में, 7 क्लास में, तो आपको थोड़ा जानकारी देने के लिए यहाँ पर मैंने दोबारा बताया इसको। तो अब आ गए हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंदर यहाँ पर देखिए कि अब दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अपनी जो सरकार है वो यहाँ पर पहले अपने क्या पढ़ा था? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितनी है? सरकार के 3 स्तर हैं। ठीक है, सरकार के 3 स्तर हैं, तो उसमें एक केंद्र स्तर है और एक राज्य स्तर है और एक स्थानीय स्तर है। तो स्थानीय स्तर के अंदर सरकार, स्थानीय स्तर में कौन आ जाता है? गांव, शहर, तो उसको एक साइड में निकाल दो, वो छोटा स्तर है। ठीक है। बड़े स्तर पर देखें तो यहाँ पर 2 आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये मानकर चलना है कि ये पापा है और ये उसका बेटा है। ओके, ये पापा है, ये फादर है एंड ये उसका चाइल्ड, बच्चा है। ओके। एंड अब आगे यहाँ पर देखते हैं केंद्र सरकार के अंदर क्या होता है? केंद्र सरकार के अंदर ये पूरे देश को चलाएगी। केंद्र सरकार हमेशा पूरे देश को चलाती है। ठीक है। और राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट को चलाती है। जैसे कि एट दिस टाइम अपने कितने स्टेट है यहाँ पर इन इंडिया? तो 28 स्टेट है। ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार में अपनी कंट्री कितनी है? 1। यानी कि ये अगर कोई कानून बनाएगा तो पूरे देश को मानना होगा, अगर ये कानून बनाएगा तो अकेला राज्य को मानना होगा, जिस भी राज्य का होगा, चाहे राजस्थान है, चाहे कोई भी है, चाहे उत्तर प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, कोई भी है। ओके। फिर आगे केंद्र सरकार के अंदर हमेशा होता है, यहाँ पर केंद्र सरकार में हमेशा क्या होती है? संसद। संसद को क्या कहते हैं यहाँ पर? पार्लियामेंट। ओके, क्या हो कहते हैं? पार्लियामेंट। तो यहाँ पर हमेशा होती है संसद, यहाँ पर लोग बैठते हैं, यानी कि अपने जो लोग चुने हैं वो कहाँ पर बैठेंगे? यहाँ पर संसद के अंदर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर राज्य के अंदर भी सेम, ऐसे दोनों एक सेम ही चलेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर संसद होती है वैसे यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर विधान मंडल होता है। तो आपको नोट डाउन करते जाना है यहाँ पर विधान मंडल, यानी कि इसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिखते जाना है दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं विधानमंडल को। तो इसके होते हैं संसद के यहाँ पर 3 भाग, संसद के 3 भाग, 3 भागों में संसद को डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट भाग यहाँ पर कहलाता है लोकसभा, ठीक है, एंड सेकेंड भाग कहलाता है यहाँ पर राज्यसभा, एंड थर्ड भाग कहलाता है यहाँ पर राष्ट्रपति। वैसे ही इधर यहाँ पर राष्ट्रपति यहाँ पर हो गया, और इधर यहाँ पर क्या कहलाएगा, सेम ऐसे ही क्या होता है, दोनों कॉपी है दोस्तों, एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है। बस बात इतना है कि ये केंद्र लेवल की है और ये राज्य लेवल की है, तो हर एक राज्य के अंदर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इधर भी 3 भाग हो जाएंगे। अब फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोकसभा है तो लोकसभा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा, ठीक है। फर्क बस इतना से है, बाकी कार्य वगैरह सब सेम होंगे टोटल के टोटली। विधानसभा, दूसरा राज्यसभा की, जहाँ यहाँ पर राज्यसभा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा। आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे राष्ट्रपति की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है। राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में, और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी लिखने में, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, बाद में रिमूव करूंगा। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। तो ये नोट डाउन करिए, आप साथ के साथ करते चलिए, क्योंकि यहाँ पर जगह का थोड़ा इशू होगा, सो मेरे को रिमूव करना होगा साथ साथ में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दोबारा से समझना है कि जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार में हमेशा संसद होती है, अब बैठने के लिए भाई कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ पर लोग बैठेंगे, आप जो चुनोगे। तो केंद्र सरकार के अंदर जो लोग चुनोगे आप, वो यहाँ पर संसद में बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। एंड जो लोग राज्य के अंदर यहाँ पर बैठेंगे, राज्य के अंदर, राज्य में जाकर, तो राज्य में कहाँ पर बैठेंगे, राज्य में भी एक को स्थान होना चाहिए ना, तो राज्य का जो स्थान होता है उसको कहेंगे विधानमंडल। जैसे यहाँ पर संसद होता है वैसे इसका नाम होता है विधानमंडल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर इसके यहाँ पर 3 यहाँ पर कमरे होते हैं, संसद के अंदर 3 कमरे होते हैं, ठीक है। 3 कमरे कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर 3 कमरे होते हैं, इधर देख लो, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। जैसे लोकसभा यहाँ पर काम करेगी वैसे यहाँ पर विधानसभा काम करेगी, जैसे यहाँ पर राज्यसभा काम करेगी वैसे यहाँ पर विधान परिषद काम करेगी, जैसे यहाँ पर राज्यपाल काम करेगा वैसे यहाँ पर राष्ट्रपति काम करेगा, यानी कि कॉपी है सेम ऐसे। अब ये पापा है, ये बेटा है, तो बेटा पापा से अलग कैसे चल सकता है, बस बात इतनी है कि पापा के पास में पावर ज्यादा होगी, ओके। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपके स्ट्रक्चर तैयार है। संसद की बात आई तो संसद क्या है, ऐसी जगह जहाँ पर लोग बैठते हैं, ठीक है। फिर संसद के यहाँ पर 2 भाग होते हैं, केंद्र, लोकसभा और राष्ट्रपति, यहाँ पर 3 भाग हो गए। तो आपको अब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि विधानसभा और विधान परिषद देखने में तो तीनों एक, देखने में तो एक जैसे ही लग रही हैं तीनों ही, कि विधानमंडल भी और विधानसभा भी, विधान परिषद भी देखने में तो एक जैसे हैं। बट विधानमंडल जो है, विधानमंडल ऐसा जगह है जहां पर लोग बैठते हैं, और विधान परिषद उसके कमरे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके स्ट्रक्चर यहाँ पर दिमाग में बन गया। अब आगे चलते हैं इससे, ठीक है। आप इतना समझ गए, स्ट्रक्चर हमेशा दोस्तों ये बनाकर दीवार पर चिपका देना ऐसा कोई नहीं करवाने वाला है, जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने पॉलिटिक्स के अंदर मास्टर बनना है तो आपको ये सीखना ही होगा, और ये आपको हर किसी वीडियो से सीखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयरली वीडियो होती है जहाँ पर ऐसा सीखने को मिलता है। सो ऐसा अवसर, ऐसा चांस मत गवाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर संसद हो गई, यहाँ पर विधानमंडल हो गया। फिर आगे देखते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा इस कमरे के अंदर कौन आते हैं, कौन लोग बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा, लोक और सभा का मतलब क्या है, लोक का मतलब क्या होते हैं, लोग, ठीक है। लोक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर दोनों को अलग कर दो, यहाँ पर लोग, और सभा का क्या मतलब हो गया, लोगों की सभा। यहाँ पर सीधे से बताए, लोगों की सभा, तो लोगों की सभा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लोग बैठेंगे आकर, कहाँ से, पूरे भारत से, क्योंकि ये पूरे भारत की है ना, तो पूरे भारत से यहाँ पर आकर बैठेंगे। जैसे अब ये मान लो कि आपकी कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कंट्री है, तो ये वैसे मैंने बना दिया यहाँ पर। ये मान लो कि आपका इंडिया है, तो इंडिया को ऐसे क्या कर दिया है, ऐसे टोटल कर ऐसे टुकड़ों में बांट दिया है पूरे इंडिया को। और कितने भागों में बांटा है इंडिया को, यहाँ पर इंडिया को 543, ठीक है, 543 भागों में यहाँ पर
बांट दिया है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर लिखता हूँ, अदर कलर से, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर इंडिया को कितने भागों में यहाँ पर बांट दिया है, 543, यानी कि पूरे भारत से 543 सदस्य यहाँ से निकल कर आएंगे, यहाँ से निकल कर आएंगे और इस लोकसभा में यहाँ पर बैठेंगे। यानी कि पूरे भारत से, हर एक राज्य से, हर एक गांव से, हर एक शहर से, हर जगह से, टोटल पूरे भारत से 543 सदस्य निकल कर आएंगे और लोकसभा में बैठेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 543 सदस्य कौन होंगे। आप भी बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि सर मैं भी जाना चाहता हूँ 543 सदस्य में, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, मेरे पापा के पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा ज्ञान है, तो मेरे पापा क्या उसमें जा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या योग्यता होती है, कि कैसे जा सकते हैं वो यहाँ पर लोकसभा में, कैसे बैठेंगे, क्या उसके पास में योग्यता होनी चाहिए, क्या पैसा होना चाहिए, या फिर कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा होना चाहिए, क्या PhD होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ आराम से, यार इतना धीरज रखो, इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर आने बैठने के लिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर होते हैं चुनाव। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पर चुनाव। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, चुनाव दो समय पर होंगे। जैसे यहाँ पर 543 है, वैसे यहाँ पर, चलो यहाँ की बात मैं बात करूंगा, पहले यहाँ की एक क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 543 है तो एक चुनाव का समय आता है, तो चुनाव होता है यहाँ पर। अब चुनाव होगा यहाँ पर, चुनाव कौन करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनता चुनाव करेगी, जनता चुनाव करेगी। ठीक है, चुनाव, चुनाव आपको पता है ना, मतदान इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर चुनाव करेगी। और ये चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। ओके, ये चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट होंगे, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट। प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। एक चुनाव दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो पहले प्रत्यक्ष समझिए कि प्रत्यक्ष वे चुनाव होते हैं जो लोग सीधे करते हैं, सीधे करते हैं और सीधे उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे कि मैंने यहाँ पर MLA को चुना, विधायक को चुना, मैंने सीधा विधायक को डाला और विधायक जीत गया। जैसे सरपंच को चुनते हैं, मैं सरपंच को डालूंगा और सरपंच जीत जाएगा, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। बट अप्रत्यक्ष चुनाव कौन सी होती है, ऐसे चुनाव जो अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि PM को तो हम नहीं चुनते, PM को कौन चुनता है, जैसे हमने अपने विधायक को चुना तो विधायक जो आगे मिलकर वो क्या करेंगे, वो सारे मिलकर आगे PM को, यहाँ पर CM को और PM को यहाँ पर चुनेंगे, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। यानी कि आपने PM को नहीं चुना, आपके प्रतिनिधियों ने चुना जिस, ठीक है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता यहाँ पर वोट डालेगी और हर क्षेत्र से अलग अलग लोग खड़े होंगे। जैसे आपके गांव से यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ था, आपके गांव से दो बंदे खड़े हुए थे, आपने एक बंदे को ज़्यादा वोट डाल दिए तो वो एक वाला जीत गया, एक वाला हार गया। जो घर रह जाएगा, जो जीत गया वो इसमें काउंट हो जाएगा 543 में। तो अब ये टोटल यहाँ पर चुनकर कितने आ जाएंगे, पूरे इंडिया से हर क्षेत्र से यहाँ पर 543 सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 543 सदस्य आ गए, तो अब ये 543 सदस्य आ गए तो ये किसी एक पार्टी से तो है नहीं, ये तो आपको ही पता है कि किसी एक पार्टी से तो होंगे नहीं। तो अब मान लो कि ये 543 सदस्य है तो ये अलग अलग पार्टी से होंगे। जैसे मान लो ये कि 3 पार्टियां बना लेते हैं, एक BJP हो गई, एक नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गई, एक मान लो कोई वैसे ही आम हो गई, ठीक है, और बाकी अदर पार्टी मान लो कि अदर भी आ गई इसके अंदर। तो अब वोट देखते हैं किसको ज़्यादा डलते हैं। तो वोट अब यहाँ पर देखो कि एक, अब 543 है, 543 है तो यहाँ पर मैंने 300 वोट डाल दिए इसको। मान लो कि 300 वोट BJP को मिल गए यहाँ पर, ठीक है, तो 300 इसको मिल गए और यहाँ पर कितने मानते हैं, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 150 वोट इसको मिल गए। टोटल कितनी हो गई है, 543 करनी है पूरे, यहाँ पर 543 करनी है, 300 इसको हो गए, 150 इसको हो गए, यानी कि 450 हो गई और 50 इसको मिल गए और बाकी के 43 यहाँ पर ऐसे मिल गए। वैसे इतना सिंपल होता नहीं है, अलग अलग होता है, ठीक है, वे तो मैंने समझाने के लिए कह दिया कि 543 टोटल करनी है यहाँ पर काउंट, जितनी पार्टियाँ होगी। तो 300 इसको मिल गया, 300 और 150, 300 और 150 कितने हो गए, 450 हो गए और 50 इसको मिल गए, यानी कितने 450 और 500, 543 टोटल हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस पार्टी के पास में ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगी, और जीतने वाली पार्टी हमेशा क्या कहलाती है, बहुमत प्राप्त वाली। यानी कि जिस पार्टी के पास में ज़्यादा वोट है तो वो क्या कहलाती है, सत्ताधारी पार्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, सत्ताधारी पार्टी कहलाती है। तो अब आपको यहाँ पर लिख लेना है कि सत्ताधारी पार्टी कौन सी हो गई यहाँ पर दोस्तों,
सत्ताधारी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है, ये वाली है, ठीक है। तो सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर, तो इसको बहुमत मिला है। पहली बात तो ये सत्ताधारी पार्टी मैं नीचे लिख देता हूं। तो जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो पार्टी क्या हो जाएगी? सत्ताधारी। यानी बहुमत का क्या मतलब होता है? बहुमत यानी कि आधे से ज्यादा। आधा कितना? 543। 543 को यहाँ पर डिवाइड करो, जिसे 543 होता है, तो 543 को यहाँ पर डिवाइड करो दोस्तों। यहाँ पर कितने? यहाँ पर 272 से प्लस में वोट होने चाहिए। जिसके 272 से प्लस में वोट होंगे वो क्या पार्टी कहलाएगी? बहुमत। यानी कम से कम 272 से प्लस में वोट होने चाहिए। इतने वोट अगर किसी पार्टी को मिल जाते हैं, 272 वोट अगर किसी पार्टी को मिल जाते हैं, तो वो पार्टी बहुमत प्राप्त पार्टी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वोट कितने डल चुके हैं? यहाँ पर 300 वोट डल चुके हैं, तो ये पार्टी जीत चुकी है। तो ये देखिए, बहुमत किसे कहती हैं? एक बार दोबारा से, बहुमत किसे कहती हैं? टोटल कितने हैं? 543। 543 को 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दो। यहाँ पर दोबारा अगर आप करके देखना चाहती हो तो कर देख लो। यहाँ पर टोटल यहाँ पर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंटों के अंदर इधर आ जाएगा। तो 272 के अंदर 272 जिस पार्टी को यहाँ पर वोट मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर बहुमत कहलाएगी। और जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है तो वो पार्टी क्या कहलाती है? यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी कहलाती है। तो इसको क्या कह दूंगा मैं? सत्ताधारी पार्टी, ठीक है। इसको सत्ताधारी पार्टी कह दूंगा। और उससे जो कम वाली पार्टी होती है, जिसे उससे कम वोट मिला है, वो पार्टी क्या कहलाती है? यहाँ पर विपक्ष कहलाती है। क्या पार्टी कहलाती है? विपक्ष पार्टी, ठीक है, विपक्ष पार्टी। तो अब यहाँ पर दो पार्टी आ चुकी है, देखना। सत्ताधारी पार्टी कौन कहलाती है? जिसके पास में बहुमत वोट होंगे। और विपक्ष पार्टी कौन कहलाती है? जिसके पास में उससे कम वोट होंगे। तो अब यहाँ पर जीत तो ये चुकी है पार्टी, इसकी सरकार बन गई, ये सरकार बन चुकी है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया है, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पहले देखिए 543 सदस्य पूरे भारत के अंदर टोटल फिक्स जनता होती है कि 543 पूरे भारत से चुने जाएंगे। जनता ने यहाँ पर वोट दिया, वोट के माध्यम से अपने अपने सदस्यों को चुना, ठीक है। 543 सदस्य चुनकर आ गए, जीत कर आ गए यहाँ पर। फिर 543 किसी एक पार्टी से थे नहीं, अलग अलग पार्टी के होंगे, यहाँ पर जीत कर आई हैं। तो यहाँ पर पार्टियां मैंने बना दी, बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, आम बना दी, और अदर पार्टी। यहाँ पर वोट डिवाइड कर दिए, ऐसे वोट मिले थे। और यहाँ पर बहुमत, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगी वो जीत जाएगी। तो बहुमत यहाँ पर बीजेपी को दे दिया मैंने, ठीक है, बीजेपी जीत गई। मेरा कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है नेशनल कांग्रेस पार्टी से, बल्कि मैं तो आप खुद सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। बस वैसे ही एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको दे दिया। तो यहाँ पर 300 बहुमत इसको मिला, ये बहुमत जीत गया। तो बहुमत वाली पार्टी कौन होती है? सत्ताधारी पार्टी होती है। उससे कम वोट वाली क्या होती है? विपक्ष पार्टी होती है। यहाँ पर दो पार्टियां देखने को मिली है, एक विपक्ष पार्टी एंड दूसरी सत्ताधारी पार्टी दोस्तों। तो आपको ये वाला भी क्लियर हो गया, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी किसे कहती है, ठीक है। तो अब जो सत्ताधारी पार्टी बनती है वो ही हमेशा सरकार बनाती है। तो अब सरकार कौन बनाएगी? ये सत्ताधारी पार्टी बनाएगी। अब यहाँ पर जगह है थोड़ी कम, तो इसको मुझे रिमूव करना होगा। तो अब मैं इसको करने जा रहा हूं दोस्तों, रिमूव, एंड आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो ये नोट डाउन कर लिया आपने सारा का सारा, बहुमत और हर एक चीज वर्ड को। तो अब मैं इसको रिमूव करता हूं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड मैं अब इसको करूंगा यहाँ पर रिमूव। तो अब आपके सामने यहाँ पर दो पार्टियां निकल कर आई है, एक सत्ताधारी पार्टी और एक विपक्ष पार्टी। तो अब इन दो पार्टियों पर यहाँ पर सारा खेल होगा, ठीक है दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी का। कहेंगे कि सर डेस्टर से क्यों नहीं मिटा रहे? भाई डेस्टर भी है, डेस्टर से नहीं मिटाता क्योंकि अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता, सो इसलिए डेस्टर से नहीं मिटाता। तो यहाँ पर दो पार्टियां निकल कर आई थी दोस्तों। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर टोटल सदस्य कितने बैठेंगे? 543 बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्टियां निकल कर आई थी। दो पार्टियां कौन सी थी? एक विपक्ष पार्टी थी एंड दूसरी पार्टी कौन सी थी? एक यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी थी और दूसरी पार्टी यहाँ पर थी विपक्ष पार्टी, ठीक है। विपक्ष पार्टी के अंदर कौन आ जाएगा? विपक्ष पार्टी के अंदर सारी पार्टियां ही आ जाएगी। जो हारने वाली है वो सारी पार्टियां ही आ जाएगी, चाहे वो आम थी, चाहे अदर्स थी, चाहे वो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। तो विपक्ष में सारी की सारी आ जाती है यहाँ पर। और सत्ताधारी में सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी जो जीतने वाली होगी, जिसको बहुमत मिला होगा। तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी कौन थी? बीजेपी थी। तो देखिए यहाँ पर यह बीजेपी आ गई।
और इसमें कौन, नेशनल कांग्रेस पार्टी आ गई, आम आ गई और अदर भी इसी में आ गई। तो ये तीनों पार्टियां आ गई विपक्ष पार्टी के अंदर, ये बीजेपी। अब बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है तो ये सरकार बनाएगी। सरकार कैसे बनाएगी, इसके अंदर सदस्य कितने थे टोटल, इसमें कितने मेंबर थे यहाँ पर दोस्तों, इसमें मेंबर थे यहाँ पर 300 मेंबर थे। तो अब 300 मेंबर होंगे, 300 मेंबर की आपस में टकराइट होगी, 300 मेंबर की आपस में टकराइट होगी। तो अब ये क्या करेंगे, 300 मेंबर की हमेशा टकराइट ना हो तो वो क्या करते हैं कि अपने में 300 में से कोई एक को हेड चुन लेते हैं, जो जब सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अपने क्लास में क्या करते थे, जैसे अगर मान लो कि सर ना हो, तो अगर सर ना हो तो क्लास तो बहुत ऊंचे ऊंचे शोर में चाहेंगे, अगर शोर ना मचाए तो इसके लिए सर क्या कर जाते थे, सर ऐसा कर जाते थे कि अपने में से कोई एक मॉनिटर को चुन लो, उसमें वो ध्यान रखेगा अगर सर अनुपस्थित होंगे तो वैसे ही अपने यहाँ पर क्या करेंगे, 300 लोग हैं तो 300 लोग हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए अपने किसी एक को हेड चुन लेंगे। तो ये 300 आपस में मिलकर राय करेंगे कि किसको हेड बनाना है, कौन ज़्यादा योग्य व्यक्ति है जिसको हेड बनाना चाहिए। तो 300 व्यक्ति है तो ये आपस में मिलकर तीनों में से 300 क्या करेंगे, ये किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर हेड बना देंगे, और जिस व्यक्ति को ये हेड बनाएंगे उसे यहाँ पर क्या कहेंगे, पीएम। पीएम का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये किसी एक को हेड बना लेंगे और जिसको हेड चुनेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, यहाँ पर पीएम बन गए। आपको समझ में आ गया कि पीएम किसे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के बाद में प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं अकेला क्या करूंगा, भाई मैं तो प्रधानमंत्री बन चुका हूं, बट आगे मेरे साथ भी तो होने चाहिए ना। तो ये प्रधानमंत्री क्या करेगा, ये चुनाव करेगा। ये प्रधानमंत्री क्या करेगा, ये चुनाव करेगा। और चुनाव किनका करेगा, इन 300 में से कुछ मंत्रियों का यहाँ पर चुनाव करेगा। ये अलग अलग मंत्री बनाएगा, जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया, तेल मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया। तो ये अलग अलग मंत्री चुन देगा। आप पूछोगे भाई ये सारे लोगों को मंत्री बना देगा, नहीं, सारे लोगों को मंत्री नहीं बना देगा, अलग अलग यहाँ पर सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना ही, जैसे अलग अलग होता है सिस्टम, तो ये 15% टोटल का 15% बना सकता है मंत्रियों को, तो वो अलग अलग होता है यहाँ पर। बस आप इतना याद रखिए कि पीएम यहाँ पर चुनाव करेगा और यहाँ पर मंत्री बना देगा, जैसे शिक्षा, खेल, रेल, वित्त मंत्री बना देगा। तो यहाँ पर 300 में से यहाँ पर कुछ को यहाँ पर मंत्री बना देगा। ये डिसाइड कौन करेगा, ये प्रधानमंत्री करेगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन से व्यक्ति को भेजना है। तो यहाँ पर मंत्री बना दिया। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्री बन चुके हैं, क्या ये देश के निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते अभी तक। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ठप्पा अभी तक किसी ने नहीं लगाया। तो ठप्पा लगाने के लिए कौन आएगा? ठप्पा लगाने के लिए इधर एक भाई साहब और बैठे हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति। तो ये आकर ये क्या करेंगे, शब्द दिलाएंगे और इनकी नियुक्ति करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। ये वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। नियुक्ति करेंगे। ये किसकी नियुक्ति करेगा? ये करेगा प्रधानमंत्री की। कि प्रधानमंत्री कहेगा कि आप बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हो, मैं आशा करता हूं कि आप देश को बहुत ही अच्छे से चलाओगे, कोई शैतानी नहीं करोगे। अगर शैतानी की तो तुम्हारे ऊपर मैं बैठा हूं, ठीक है, नहीं तो हटा दूंगा, हिसाब लगा लेना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के ऊपर यहाँ पर राष्ट्रपति, तो ये इसको यहाँ पर नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की, और अदर व्यक्तियों की भी नियुक्ति करेगा। अदर मंत्रियों कहेगा संभल कर चलना है, अगर नौटंकी ज्यादा की तो यहाँ पर देख लेना, दुल्हनिया न चलवा दूंगा, ठीक है। तो आगे फिर राष्ट्रपति यहाँ पर दोनों को यहाँ पर नियुक्ति कर देगा। अब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लोकसभा में मंत्रियों का चुनाव करता है, कौन करता है? बताओ भाई, चुनाव कौन करता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री करता है। अगर ये पूछ ले कि लोकसभा में मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ओके, नो कंफ्यूज, नो यहाँ पर डाउट। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, बाकी डाउट रहना नहीं चाहिए। दो पार्टियां थी, सत्ताधारी और विपक्ष। सत्ताधारी पार्टी 300 लोग थे, 300 में से अब मेंटेन करने के लिए किसी एक व्यक्ति को हेड चुन लिया। हेड जिस व्यक्ति को चुना उसे प्रधानमंत्री कह दिया। प्रधानमंत्री कहता भी अकेला मैं क्या करूंगा, मेरे साथ में कोई और भी तो खेलने के लिए होना चाहिए ना। तो उन्हें खेलने के लिए चुनाव किया और दूसरे व्यक्तियों को यहाँ पर अपने सपोर्ट के लिए खड़ा कर लिया कि मेरे सपोर्ट के लिए भी कुछ व्यक्ति होने चाहिए। तो इन्होंने कुछ मंत्रियों को अलग मंत्री बना लिया। तो जैसे शिक्षा, खेल, रेल, वित्त मंत्री, तो ये मंत्री बना लिया। अब इनको यहाँ पर मोहर लगाने के, ठप्पा लगाने के लिए आगे प्रेसिडेंट ने यहाँ पर नियुक्ति की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की। तो ये इस तरह से लोकसभा का सिस्टम पूरा होता है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये लोकसभा का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इस तरह से मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। एंड एक चीज आपकी रह चुकी है कि संसद कहाँ पर होती है दोस्तों? संसद होती है हमेशा राजधानी में। किसकी राजधानी में? जो कंट्री होगी उसकी राजधानी में। अगर ये कहाँ पर है तो भारत के अंदर है तो भारत की राजधानी में होगा ना। भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। तो संसद कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपका लोकसभा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने इधर विधानसभा राज्य सरकार की तरफ, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे संसद है वैसे यहाँ पर विधानमंडल है, जैसे लोकसभा है वैसे यहाँ पर विधानसभा है। तो अब आपको समझाना है विधानसभा। ओके, तो उससे पहले दोस्तों मैं कैमरा चेक कर लूँ, क्योंकि कैमरा कई बार बैटरी डाउन होना या कोई वैसे भी बंद हो जाता है, तो एक बार चेक कर लूँ इसको। तो चल तो रहा है दोस्तों, बट बाद में चेक कर लूँगा मैं, कोई बात नहीं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं विधानसभा। तो यहाँ पर विधानसभा के अंदर देखिए, यहाँ पर विधानसभा को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, लोगों ने चुनाव किया था, उसके अंदर वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चुनाव करेंगे। वहां पर पूरे भारत को 543 भागों में बांटा हुआ था। यहाँ पर हर एक राज्य को अलग अलग भागों में डिवाइड किया होता है। वो डिवाइड होता है, जैसे कोई राज्य छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान बड़ा राज्य है, तो इसको 200 भागों में डिवाइड कर दिया है। 200 भागों में डिवाइड किया मतलब कि 200 सदस्य अपने यहाँ से चुन सकते हैं। वैसे ही हिमाचल छोटा है, उसकी पॉपुलेशन भी कम है, वो छोटा है, तो वहाँ पर 68 यहाँ पर चुन सकते हैं। तो 68 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो अब यहाँ पर कोई एक राज्य लेते हैं, तो राज्य के एग्जाम्पल के हिसाब से होगा। जैसे मान लो कि अपने राज्य लेकर चलते हैं, कोई भी हिमाचल को लेकर चलते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा राजस्थान है, बट मैं फिर भी हिमाचल के हिसाब से चलता हूँ। जैसे मान लो हिमाचल राज्य का सारा अपने यहाँ पर प्रोसेस कर रही हैं। तो हिमाचल राज्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया? यहाँ पर 68 निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। अब क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र यानी इलेक्टेड एरिया, यानी कि किसी राज्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पूरे भारत को यहाँ पर कितने इलेक्टेड एरिया में डिवाइड किया गया था? 543, ठीक है, 543 भागों में डिवाइड किया था। वैसे राज्य को क्या किया जाता है? पूरे को भागों में डिवाइड किया जाता है। तो राज्य को यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 68 भाग में डिवाइड कर दिया। तो ये एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हिमाचल का। तो यहाँ पर 68 है, तो यहाँ पर 68 यहाँ पर राज्य है हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जनता ने क्या किया? जनता ने चुनाव किया। वैसे सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर जनता ने यहाँ पर चुनाव किया और टोटल यहाँ पर कितने आ गए? 68 यहाँ पर चुनकर आ गए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर ये जो 68 चुनकर आए हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे विधायक, ठीक है। विधायक इंग्लिश में कहते हैं MLA, ठीक है। MLA का क्या मतलब होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा यानी कि क्या है? ये विधायक यानी विधानसभा के सदस्य है। तो विधानसभा के सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर विधायक कहलाया, तो वैसे वहां पर क्या कहलाना था? ये 300 कौन से व्यक्ति थे? इन 300 व्यक्तियों को क्या कहेंगे यहाँ पर दोस्तों? इनको कहेंगे सांसद, ठीक है। सांसद का मतलब क्या होता है? संसद के सदस्य, सांसद। और यहाँ पर विधायक यानी विधानसभा के सदस्य विधायक। तो 68 यहाँ पर विधायक आ चुके हैं। ओके, 68 विधायक है, तो किसी एक पार्टी से तो होंगे नहीं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस नेशनल पार्टी एंड आम एंड अदर, ठीक है। तो सेम वही आ गया बीजेपी के अंदर। अब यहाँ पर क्या करना है? 68 है, तो 68 को डिवाइड करना है। वहां पर कितना था? वहां पर अपने 543 को डिवाइड किया था। यहाँ पर टोटल कितना है? 68 है, 68 को डिवाइड करना है। मान लो कि यहाँ पर कितने हैं? 40। इसको बहुमत इसको दिला देते हैं, ठीक है। 40 इसको दे दिया, क्योंकि बहुमत जिस पार्टी की, 40 इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया, और 40 50 60 हो गए, 5 इसको दे दिया 65 और 3 इसको दे दिया। यानी कि बहुमत यहाँ पर किसको मिल चुका है? बहुमत मिल चुका है बीजेपी को, ठीक है। बहुमत किसको? आधे से अधिक, यानी कि आधा कितना? 68 है। 68 का हाफ चाहिए था, हाफ से ये प्लस में हो चुका है, ठीक है। 40 यहाँ पर बहुमत मिल गया, तो ये सत्ताधारी पार्टी हो गई। क्या हो गई? ये सत्ताधारी पार्टी हो गई, ये वाली। और बाकी ये पार्टियां क्या हो गई? ये विपक्ष पार्टियां हो गई। ओके, ये विपक्ष हो गई, ये सत्ताधारी पार्टी हो गई। अब सत्ताधारी पार्टी क्या करेगी? यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी सरकार बनाएगी। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर मिटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ यहाँ पर। तो वापस वही प्रोसेस पर आ चुके हैं दोस्तों। वैसे ही सेम, वैसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी मैं आपको एक बार कर दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना बचे। तो यहाँ पर देखिए, सत्ताधारी पार्टी थी, यहाँ पर 2 पार्टी आ चुकी हैं, सत्ताधारी और विपक्ष पार्टी। सत्ताधारी पार्टी कौन थी? यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी कौन थी? सत्ताधारी पार्टी थी बीजेपी, ठीक है, बीजेपी।
और विपक्ष यहाँ पर अदर पार्टी आ जाएगी। सत्ताधारी पार्टी क्या करेगी, यहाँ पर टोटल मेंबर कितने थे, यहाँ पर 40 थे, तो ये 40 करेंगे, ये 40 करेंगे कि हम अपने में से किसी एक को हेड चुनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या ये हेड चुनेंगे, और हेड को ये क्या कहेंगे, हेड को कहेंगे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर क्या होता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे वहां पर प्रधानमंत्री बना था वैसे यहाँ पर क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। सेम वही प्रोसेस है, वहां पर प्रधानमंत्री बना था, यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुका है। ये राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है, पूरे भारत के अंदर क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो हेड बन चुका है सीएम। अब सीएम कहेगा मैं अकेला क्या करूंगा भाई, मेरे साथ में कोई लूडो खेलने वाला कोई होना चाहिए ना। तो लूडो खेलने के लिए ये क्या करेगा, ये चुनाव करेगा, किसका करेगा, अदर मंत्रियों का। तो अदर मंत्री यहाँ पर बना देगा, खेल मंत्री, तेल मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री। ठीक है, सेम वही काम करेगा जैसे वो कर रहा है। तो ये मंत्री यहाँ पर बना दिए, तो ये चुनाव किया। अब क्या ये मंत्री बन चुके हैं, नहीं बन चुके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे शपथ नियुक्ति की थी राष्ट्रपति ने, वैसे यहाँ पर शपथ नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल ये आ गया भाई शपथ दिलाने के लिए, और राज्यपाल ये क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो राज्यपाल आ चुका है, किसकी, यहाँ पर नियुक्ति करेगा, सीएम की नियुक्ति करेगा, और यहाँ पर अदर मंत्रियों को करेगा, कहेगा भाई कुछ भी गड़बड़ी नहीं करनी है, सही से काम करना है, बुरा काम किया तो ऊपर मैं बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो शपथ और नियुक्ति कौन दिलाएगा, ये यहाँ पर राज्यपाल दिलाएगा। अगर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि विधानसभा में मंत्रियों का चुनाव करता है कौन करता है, यहाँ पर सीएम करता है। अगर पूछ लिया जाए कि विधानसभा में मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो कौन करता है, राज्यपाल। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, सेम वही प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे यहाँ पर विधानमंडल, वैसे यहाँ पर अगर भारत की राजधानी में था तो ये क्या, जिस राज्य की होगा तो उस राज्य की राजधानी में क्या होगा, विधानमंडल होगा। तो ये हिमाचल पढ़ रहे हैं तो ये हिमाचल की यहाँ पर राजधानी के अंदर विधानमंडल होगा। ठीक है दोस्तों, ये सेम ही चीज होगी, सेम ही। तो जैसे अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में ये विधानमंडल कहाँ होता है, राजस्थान की राजधानी में, जयपुर में। ओके, तो ये अलग अलग राज्य की राजधानी में होता है। तो यहाँ पर यह आपको समझ चुके हैं कि विधानसभा समझ चुके हैं, लोकसभा समझ चुके हैं, इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आप आराम से इसको समझ लिया। अब आगे यहाँ पर दोस्तों अपनी समझते हैं, आगे समझते हैं दो चीजें रही है, लोकसभा और राज्य विधानसभा। ये आपको समझ में आ गया पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा कि लोकसभा यहाँ पर संसद यानी केंद्र सरकार की, और ये राज्य सरकार की, सेमी पापा बेटा वाला कनेक्शन है। अब बची है राज्यसभा और यहाँ पर विधान परिषद। इसके अंदर कौन सदस्य आएंगे, कैसे चुनकर आएंगे, वो अपने पढ़ना है। और राष्ट्रपति तो आपको वैसे भी क्लियर है कि राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे है, और वैसे यहाँ पर गवर्नर, ये भी क्लियर है। तो बात आई है एक राज्यपाल की और एक विधान परिषद की, तो ये भी अपने क्लियर करते हैं। तो ये आप इसको मैं रिमूव कर देता हूं। दोस्तों बहुत जोर लगा है, बहुत समझाने में, बहुत ऐसे टाइम लगता है समझाने के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हर एक चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये आप वैसे आप देखोगे 6, 7, 8 आपको 3 क्लासों की आपको यहाँ पर बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और बुक्स भी ऐसे नहीं पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा अलग माइंडसेट के साथ में पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। वैसे नहीं समझ में आएगा आपको, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि जितनी यहाँ पर मैंने मेहनत की उतनी आप करो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे को पॉलिटिकल साइंस सबसे अच्छी लगती थी बट समझ नहीं आती थी। सर देते थे विधानसभा और विधान परिषद को, मेरे को नहीं पल्ले पड़ता था, सारा एक जैसा दिखता था। तो बहुत मेहनत की तब जाकर समझ में आई। तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए मैं आपको ये सब करवा रहा हूँ। तो आपको एक वीडियो के अंदर सब कुछ दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कौन से लोग बैठते हैं, कहाँ से आकर बैठते हैं। राज्यसभा के अंदर चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है राज्यसभा में चुनाव। यहाँ पर लोकसभा में जैसे प्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष को क्या कहते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चुनाव होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन आकर बैठता है दोस्तों, ये चुनाव कौन करता है, ये चुनाव देखिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे वहाँ पर लोग कर रहे थे लोकसभा में, तो यहाँ पर राज्यसभा में कैसे लोग आएंगे, यहाँ पर आएंगे भाई राज्यसभा के अंदर आएंगे अलग अलग राज्य के, यहाँ पर अलग अलग राज्य से आ जाएंगे, अलग अलग राज्य के
अलग अलग राज्य के यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मैं यहाँ पर कैसे अलग अलग राज्य यहाँ पर आगे लिख दूं क्या, अलग अलग राज्य के यहाँ पर आ जाएंगे विधायक। ठीक है, जैसे अलग अलग राज्य होते हैं ना, भारत के अंदर 28 राज्य है, तो 28 राज्य में से यहाँ पर अलग 28 राज्य है, तो 28 राज्य में से कुछ विधायक आ जाएंगे यहाँ पर विधायक इसके अंदर राज्यसभा में। तो राज्यसभा क्या है, ये राज्य है, इसको दो वर्ड देखिए, राज्य प्लस सभा। राज्य मतलब अलग अलग राज्य, भारत के अंदर 28 राज्य है तो वहां से, और सभा का मतलब सभा का मतलब लोग, यानी कि 28 राज्य है तो 28 राज्य में से एक एक दो दो ऐसे लोग आ जाएंगे। राज्यसभा का मतलब क्या है, यहाँ पर लोकसभा हो गई, तो राज्यसभा का क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरे भारत पर कंट्रोल इसके हाथों में भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे राज्यों से एक दो मेंबर यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। तो कुछ मेंबर ऐसे हो जाएंगे, फिर कुछ मेंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर है, कुछ मेंबर हो जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो कुछ मेंबर ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर, कुछ मेंबर ऐसे आ जाएंगे कि जो शिक्षा के अंदर, संस्कृति के अंदर, खेल के अंदर ज़्यादा बेस्ट खेलती हैं, तो कुछ मेंबर ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से राज्यसभा में यहाँ पर सदस्य होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 543 सदस्य होते हैं, तो वहाँ वैसे ही यहाँ पर कितने आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 233 सदस्य आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर 12 सदस्य का कौन बुला लेगा, तो 12 सदस्यों को यहाँ पर राष्ट्रपति अपने मनोनीत कर लेगा। राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होती है कि 12 सदस्यों को वो कैसे भी मनोनीत कर सकता है अपनी मर्जी से। तो वो देखेगा कि कौन बेस्ट अच्छा परफॉर्म करता है उसके, यानी कि राष्ट्रपति की मन मर्जी है। ठीक है, 12 मंत्री 12 लोगों को वो कैसे भी आपको भी यहाँ पर बिठा सकता है, अगर अच्छी खासी राष्ट्रपति से बनती है तो। ठीक है, यहाँ पर तो राज्यसभा टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 245 राज्यसभा में सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, 245 होते हैं, 233 यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो 245 सदस्य टोटल होते हैं। आई होप आपको ये राज्यसभा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अगर कोई इसको भंग ना करे तो। अगर भंग करेगा तो 1 साल में भी समाप्त हो सकती है। एंड राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, एक एक चीज आपको लिखते जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका क्या कार्यकाल हो गया, 6 वर्ष, एंड इसका 5 वर्ष, यानी ये 5 वर्षों बाद इसका चुनाव होता है और इसका 6 वर्षों बाद में चुनाव होता है। ठीक है, ये आपको राज्यसभा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वैसे ही विधानसभा में क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष हो गया। तो अप्रत्यक्ष में सेम वैसे ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कुछ विधानसभा से सदस्य आ जाएंगे, विधानसभा से। ठीक है, एंड कुछ सदस्य यहाँ पर राज्यपाल मनोनीत कर लेगा, राज्यपाल मनोनीत कर लेगा, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक जैसे काम करते हैं दोनों ही। तो कुछ ऐसे आ जाएंगे जो खेल के अंदर, संस्कृति के अंदर ज़्यादा अपना बेस्ट दे चुके हैं, जो अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे यहाँ पर मनोनीत होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर विधान परिषद के अंदर यहाँ पर लोग आकर बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग राज्य के अलग अलग हिसाब होगा। जैसे वहाँ पर 245 बैठते हैं, तो वैसे वो डिपेंड करता है कि अब राज्य कौन सा कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर सदस्य आकर बैठ जाएंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर राज्यपाल का और ये विधान परिषद का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा और राज्य परिषद के अंदर कैसे लोग बैठते हैं। कार्यकाल वही सेम 5 वर्ष 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा का 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का तो आपको पता ही है, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं आपका कैमरा चेक कर लूँ, कैमरे के बाद में आपको डिस्कस करता हूँ एंड आई होप ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, बहुत शान चढ़ चुका है। ठीक है, बहुत समझाने का कोशिश किया, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत ऐसे पूरा डूब गया था आपको समझाने के अंदर। मेरे हिसाब से ऐसी एक भी चीज़ नहीं छूटी है जो आपको यहाँ पर तंग करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को मैंने यहाँ पर बराबर से आपको समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर को, इस पार्ट को दीवारों पर चिपका लेना, आपका लिखकर बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको बहुत काम देगी। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट, ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो वैसे ही स्ट्रक्चर रखना, गोलमोल मत कर देना। इसके अंदर इस तरह से याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कहीं 10 दिनों बाद में अगर आप लाइन वाइज जो से लिख लिया तो कभी आपको याद नहीं रखेगा। बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, विधानमंडल, विधानसभा, विधान इस तरह से बनाना है तो आपको बहुत काम देगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरा कंठ बैठ गए हैं बोल बोल कर। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और इस पार्ट में यहाँ पर देखते हैं गठबंधन सरकार। व्हाट इज द गठबंधन सरकार, क्या होता है गठबंधन सरकार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गठबंधन सरकार पहले आपने यहाँ पर अब तक देख चुकी हैं कि सरकार कैसे बनती है। ठीक है, अब मान लो कि गठबंधन सरकार क्या है, इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। अगर मान लो कि ये केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर गठबंधन सरकार बनानी है तो कैसे बनेगी। केंद्र सरकार में टोटल कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर 543। ठीक है, 543 होते हैं। मान लो कि 543 सदस्य है, चुनाव किया लोगों ने, चुनाव करने के बाद में यहाँ पर 543 सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि सांसद 543 आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और सांसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो सांसद 543 आ चुके हैं। उसके बाद में पहले अपने देखा से था कि 543 को अलग अलग पार्टियों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया था। अब ये अलग अलग पार्टियों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टी बना देते हैं बीजेपी, एक बना देते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक बना देते हैं आम पार्टी और एक बना देते हैं अदर पार्टी। 4 पार्टियां बन गई। 4 पार्टियां बनने के बाद में यहाँ पर देखिए, पहले अपने क्या किया था, बीजेपी को बहुमत दे दी थी, लेकिन अब बहुमत नहीं देंगे बीजेपी को। 543 टोटल होती है, तो 543 में से बहुमत तब होगी जब अपने 272 से अधिक वोट देंगे। मान लो कि 272 वोट किसी को मिले ही ना, फिर अगर कम में रह जाए तो मान लो कि यहाँ पर 200 वोट इसको दे देते हैं। ठीक है, 150 वोट इसको दे देते हैं, कितने हो गए, 2 3 यहाँ पर है, और यहाँ पर टोटल दे देते हैं इधर 100 वोट इसको दे देते हैं। ठीक है, 100 क्यों, अपने 150 ही दे देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे फिर तो यार। चलो 150 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि 150 150 300 300 400 500 हो गए और 43 वोट इसको दे देते हैं। अब बहुमत किसी पार्टी को प्राप्त करने के लिए हाफ से अधिक होना चाहिए, यानी कि 543 है, 543 से अधिक होना चाहिए, यानी कि 272 तो कम से कम होना चाहिए किसी एक पार्टी के पास में, तब बहुमत बनेगी, सत्ताधारी पार्टी तब कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर तो किसी के पास में बहुमत नहीं है, किसी के पास में 272 वोट नहीं है, तो अब ये पार्टियां क्या करेगी आपस में, तो क्या ये वोट दोबारा से होंगे, नहीं होंगे दोबारा से। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, 200 है, अगर ये 200 के साथ में इधर मिल जाए, ऐसे मिल जाए तो कैसे रहेगा, तो हो जाएंगे या नहीं होंगे, 272 ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, गठबंधन। गठबंधन का क्या मतलब होता है, गठ जोड़, यानी कि मिल जाते हैं आपस में, तो ये आपस में मिल जाएंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, आपस में मिल गए तो मिलकर ये वर्क करेंगे। कुछ निर्णय इसके होंगे, कुछ निर्णय इसके होंगे, कुछ इसके होंगे, कुछ इसके होंगे। अकेली बस बात वह रह जाएगी कि ये अपनी अकेली नहीं चला पाएगा, अगर चलाएगा तो ये ये अपना यहाँ पर बर्तन वगैरह लेकर अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा तो ये सरकार टूट जाएगी, अगर टूट गई तो दोबारा से वोट पड़ेंगे यहाँ पर, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो गठबंधन सरकार होती है ऐसे, यहाँ पर गठबंधन। अब ये पार्टी इस तरह से ऐसे बनाएगी। ठीक है, अब हाँ, हालांकि ये है कि इसके पास में वोट ज़्यादा है तो थोड़े निर्णय ज़्यादा इसके चलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बराबर चलेंगे, थोड़े निर्णय इसके चलेंगे, बट बीच में यहाँ पर इसको लगेगा तो वहाँ पर ये भी निर्णय देगा, ये भी निर्णय देगा, ये भी निर्णय देगा। तो सीधा सा मतलब है गठबंधन सरकार का कि सभी सरकारें आपस में मिलकर वर्क करती है, यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। ठीक है, सभी आपस में मिलकर काम करेगी, इसी को क्या कह देंगे, गठबंधन सरकार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, कि जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो वह पार्टी दूसरी पार्टी को आपस में मिलाकर गठबंधन करके आपस में मिलकर कार्य करती है, तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तो दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इस पार्ट में यहाँ पर क्या देखेंगे, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब इस सरकार को नियंत्रण कौन करता है, सरकार को कौन मार्गदर्शन देता है, तो वो जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखते हैं यहाँ पर जब संसद का स्तर चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। जैसे संसद है, सेशन, कोई भी चीज़ चलती है तो उसमें पहले प्रश्नकाल होता है ना, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो जहाँ पर प्रश्न पूछते हैं तो पहले संसद का स्तर काल होता है, ठीक है, पहले प्रश्न पूछते हैं इसमें। फिर प्रश्नकाल में सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इससे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। आपने जब सरकार बनी थी तब दो पक्ष को देखा था, एक पक्ष सत्ताधारी दल था, एक विपक्ष था। तो सत्ताधारी दल तो सरकार बना ली थी, लेकिन विपक्ष दल था, विपक्ष दल ऐसा तो नहीं है कि वो घर को लौट जाएगा, घर पर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना ऐसा। तो विपक्ष दल का भी काम होता है दोस्तों। विपक्ष दल के अंदर क्या होता है, विपक्ष दल यानी कि देखिए यहाँ पर 543 सदस्य टोटल थे यहाँ पर, केंद्र की सरकार बनी थी। तो इसमें से 300 सदस्य ने तो यहाँ पर जीत गई थी, उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन पीछे जो यहाँ पर बचे हैं 143 सदस्य, ये क्या काम करेंगे, ये विपक्ष दल थे, ठीक है। विपक्ष दल का क्या काम होता है, उंगली उठाना। क्या काम होता है, उंगली उठाना। जैसे यहाँ पर सत्ताधारी दल थी, सत्ताधारी दल ने कोई भी कानून बनाया, ठीक है, अगर वो कानून अच्छा नहीं बना तो विपक्ष दल क्या करेगा, चाहे अच्छा बना चाहे नहीं बना, विपक्ष दल उसमें कमियां ढूंढने का काम करेगा। ये टोटल सदस्य 543 है, तो 543 यहाँ पर संसद के अंदर ये बैठेंगे, 500 के 543, ठीक है, संसद में बैठेंगे। जो यहाँ पर सत्ताधारी दल होगा वो कानून बनाएगा और जो विपक्षी दल होगा वो उसकी कमियों को ढूंढेगा, चाहे अच्छा है कानून चाहे बुरा है, तो वो चाहे हर प्रकार से कमियों को ढूंढेगा, यानी कि सरकार को गिराने की कोशिश करेगा। जब वो गिराने की कोशिश करेगा तो आगे वाली सरकार भी कोशिश करेगी कि उससे बचा जाए। बचने के लिए वो और अच्छा कार्य बना करेगी और अच्छे तरह से कार्य करेगी और हर संभव प्रयास से बचने का करेगी कि कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। अगर उंगली किसी ने उठा दी, कानून को साबित कर दिया भी गलत है, तो दोबारा नेक्स्ट बार उसको वोट कौन देगा, नहीं देगा ना। तो वो कोशिश करेगी कि अच्छा कानून हो। इस तरह दोनों पक्ष ही अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। सत्ताधारी दल अच्छा कानून बनाएगी और विपक्ष दल उसकी कमियों को ढूंढेगा, तो इस तरह से अच्छा कानून बनता है। तो कह सकते हैं कि जो विपक्ष दल होता है वो उसको मार्गदर्शन करता है, यानी कि अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि वो ऐसे प्रेशर डालेगा कि उसे अच्छे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो, सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति संचेत किया जाता है। यानी कि विपक्ष दल क्या करता है, उसे क्वेश्चन करता है। अगर गलत कानून बना है तो वो उसके ऊपर प्रश्न करेगा और मीडिया तो लगा ही होता है, लोगों तक उसकी खबर जाएगी कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट बार उसको वोट ही नहीं मिलेगा, जीतेगी नहीं। तो सरकार भी कोशिश करेगी कि अच्छे कानून और जनता के पक्ष के अंदर वो कार्य करे, तो हर संभव प्रयास करेगी कि वो जनता के पक्ष में कार्य करे। नहीं करेगी तो अगली बार वोट नहीं मिलेंगे। फिर विपक्षी दल अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। यानी विपक्ष दल, अगर मान लो कि सरकार हार गई तो वो बात अलग है, विपक्ष दल, बट हमारे लिए तो दोनों यहाँ पर पक्षी बेनिफिट रखते हैं। क्यों, सत्ताधारी दल है वो हमारे लिए कानून बनाएगी और विपक्षी दल है वो उसको सरकार को गलत काम करने देगा नहीं यहाँ पर। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ से यहाँ पर लाभ है ना, चाहे कोई भी जीते चाहे कोई भी हारे, तो हमारे लिए तो दोनों तरफ से लाभ है, सत्ताधारी दल से भी और विपक्ष से भी। विपक्ष बुरे काम करने नहीं देगा, विपक्ष कहेगा कि तू जनता के पक्ष में काम कर। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी कोई काम कर रहा है, अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो ठीक है, अगर वो बुरे काम करेगा तो इधर राहुल गांधी उस पर उंगलियां उठाएगा, ठीक है, कांग्रेस उस पर उंगलियां उठाएगी। अगर उंगलियां उठाएगी तो भाई बचना मुश्किल है, फिर अगली बार वोट कौन देगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी भी कोशिश करेगा कि अच्छे से अच्छे काम करे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सरकार को नियंत्रित करना, यानी नियंत्रण कौन करता है, विपक्षी दल। मार्गदर्शन कौन दिखाता है, विपक्षी दल। और जानकारी देना, जानकारी तो अपने आप मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इस पॉइंट के अंदर लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर संसद में कौन लोग होते हैं। तो दोस्तों कौन लोग होते हैं संसद में, ये जानने की कोशिश करते हैं। अनेक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं भाई संसद में। अनेक पृष्ठभूमि यानी कि गांव के, शहर के, पूरे भारत से आते हैं ना, तो हर तरह के होते हैं। महिलाएं,
गांव के हो चाहे शहर के हो, हर तरह के लोग होते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या पहले से ज़्यादा है। अब पहले क्या होता था, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या कम होती थी, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा है। फिर आगे दलित और पिछड़े वर्गों की संख्या भी अब राजनीतिक में बढ़ रही है, क्योंकि दलित और पिछड़े वर्गों को अब आरक्षण दे दिया है ना, आरक्षित सीटें कर दी है, तो उनकी संख्या भी अब बढ़ रही है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं वैसे वैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। लेकिन पहले क्या होता था, पहले तो जो यहाँ पर अमीर होते थे वही करते थे पार्टिसिपेट। दरअसल अमीर तो अब भी करते हैं, बट फिर भी कुछ न कुछ यहाँ पर संख्या दलित और पिछड़े वर्गों की भी बड़ी है। जैसे कि अब यहाँ पर मुर्मू देसाई यहाँ पर है, जो अब राष्ट्रपति बनी है, तो वो क्या है, वो एसटी वर्ग की है। तो एसटी वर्ग की महिला होकर राष्ट्रपति बनना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक तो महिला होकर राष्ट्रपति बनना और दूसरा वो भी एसटी वर्ग की बनना, तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। देखिए फिर आगे कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है। एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई। आरक्षित का मतलब होता है भी कुछ सीटें आरक्षित कर दी, जितनी भी सीटें होती है तो उनके ऊपर कोई और कास्ट का व्यक्ति वहां पर नहीं चुनाव लड़ सकता। तो ये सीटों के ऊपर सिर्फ एससी और एसटी के लोग ही आएंगे। फिर आगे संसद में पहले महिलाओं की संख्या 4% होती थी। पूरे संसद में 543 सदस्य होते हैं, तो उसमें से 4% ही केवल महिलाएं होती थी, लेकिन अब ये 11% है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 48% भारत के अंदर महिलाएं रहती है, यानी कि पुरुषों जितने पुरुष है उतनी ही महिलाएं हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 48% महिलाएं हैं और बाकी जो 52% है वो पुरुष है। तो यहाँ पर जब हाफ का यहाँ पर डिफेंस है, यहाँ पर दोनों के अंदर डिफरेंट है, पुरुष और महिला बराबर है, तो यहाँ पर 11% महिलाओं की संख्या क्यों, ये भी तो बराबर होनी चाहिए थी ना पुरुषों के, लेकिन बहुत कम है। तो अब क्या कर रही है सरकार, अब महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात चल रही है कि महिलाओं को भी यहाँ पर महिलाओं की सीटें भी आरक्षित की जाए, क्योंकि जरूरी है कि यहाँ पर 11 की जगह यहाँ पर ये आंकड़ा बढ़े। ये बढ़ना क्यों चाहिए दोस्तों, जैसे कि महिलाएं की अब कोई प्रॉब्लम होगी तो वो महिलाएं समझ सकेगी ना। अब पुरुषों की है तो पुरुष प्रधान देश बनकर बैठा है, यानी कि हर डिसीजन पुरुष ले रहा है, तो उतना हक यहाँ पर महिलाओं को भी है। इसलिए ये 11 की जगह ये स्तर भी बढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें बस ये आंकड़े याद रखना है महिलाओं का, और कुछ नहीं है। बाकी एक ही पॉइंट था ज़्यादातर समझने वाला, और बाकी चैप्टर अच्छा था समझने वाला। तो दोस्तों सो आपको चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इस चैप्टर के कंप्लीट होने के लिए। अगर इसके कोई भी क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी या एमसीक्यू क्वेश्चन, तो वो आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज फिर आगे नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही मैंने अच्छे से इस चैप्टर को करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगे या कोई आपको ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।